हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे DSSB PGT कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2015 का, और ये पार्ट 15 है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लो। इससे पहले भी मैं बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन होते हैं मैं उन सबको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ उसके 3-4 क्वेश्चन आपके और रेडी होते चले। बल्कि कभी कभी ज़्यादा ही हो जाता है, जो टॉपिक इतना वास्ट होता है तो उसको मैं पूरा ही एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। और DSSB के साथ साथ ये PGT कॉमर्स, UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर NVS KVS, आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खुद सोचो यार, क्वेश्चन तो कॉमर्स के ही है ना। पेपर अगर मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो DSSB का है, तो क्या हुआ, जो क्वेश्चन है आपके वो कॉमर्स के हैं और किसी भी एग्जाम में मूव कर सकते हैं इधर से उधर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड है, सारे पेपर्स के लिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब 76 क्वेश्चन है, क्योंकि इससे पहले मैं 75 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुकी हूँ। तो ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज अ, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो जिसमें से कि एक होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अब ये पूछ रहा है ये क्या होता है। ऑप्शंस आर अ मोनोलिथिक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर अ कंसल्टेटिव नेचर, या फिर वन वेयर अ प्रोजेक्ट असेट इज टू अ प्रोजेक्ट इज असेट टू अ प्रोजेक्ट मैनेजर, या फिर वन वेयर आर प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड अदर्स आर स्पेसिफिक स्किल्स एक्सपर्टीज। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट सूट करता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को। तो देखो, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है कि एक कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत सारे बॉसेस के अंदर काम कर रहा होता है। लाइक इस तरीके से है कि यहाँ पे है इस तरीके से, तो इस पर्टिकुलर पर्सन को सपोज ये इसका बॉस है और ये इसके साथ मिलके काम कर रहा है ना, तो ये अपने जो इसके इक्वल लेवल के स्टाफ होता है उसके साथ ही एक्सपर्टीज बना के काम करते हैं। तो इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है। फिर इनके नीचे और हो जाते हैं। इस तरीके से मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या बोल रहा है, वेयर आर प्रोजेक्ट मैनेजर्स, वन वेयर आर प्रोजेक्ट मैनेजर एंड अदर आर ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स एक्सपर्टीज। जैसे कि ये तो प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया और ये सारे क्या है, इसका स्टाफ है, एक्सपर्टीज हैं सारे उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया राइट ऑप्शन, कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और सारे क्या होते हैं, स्किल्स एक्सपर्टीज होते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ मोर देन वन लाइन ऑफ रिपोर्टिंग मैनेजर। एक से ज़्यादा लाइन ऑफ रिपोर्टिंग होती है, मतलब आपको एक से ज़्यादा लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है। इफेक्टिवली इट मीन्स दैट एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर देन वन बॉस, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया। इसको पढ़ लेना। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन विच हैव डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन्स एंड सर्विसेज। बेसिकली वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे डाइवर्स प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट में एक कंपनी जो है डील कर रही होती है। ओके, it breaks the monotony and gives the more flexibility to the organization. Employees work with colleagues of different departments who have their expertise in different function, और employees भी कलीग्स के साथ में काम कर लेते हैं जो उनके इक्वल लेवल के होते हैं, ताकि उनको एक्सपर्टीज मिल जाए जो अपने अलग अलग एरिया में एक्सपर्टीज हैं। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। देखो, ये CEO हो गया, फिर इसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस का हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग का और ये सेल्स का, फिर इसके नीचे देखो ये सारे क्या हैं, स्टाफ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर भी काम कर रहा है और ये वाइस प्रेसिडेंट के अंडर भी काम कर रहा है, राइट। और सिमिलरली यहाँ पर है ये जो देखो ये वाला जो पर्सन है ना, ये इसके अंडर भी काम कर रहा है और ये इसके अंडर भी काम कर रहा है। तो एक की जगह कितने सारे बॉसेस हो गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मोर देन वन बॉस होता है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। और इसका स्ट्रक्चर देखने से भी लग रहा है ये मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर है। तो आई होप क्लियरिटी हुई होगी अब इस टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इज नोन एज। जो प्रोसेस होती है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने की, उसको क्या बोलते हैं, जॉब एनालिसिस, जॉब रोटेशन, इंडक्शन या फिर मेरिट।
रेटिंग। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो इवेल्युएटिंग प्रोसेस होती है ना एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की, उसको बोलते हैं हम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। क्या बोलते हैं? परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, या फिर इसी को बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस के साथ कंफ्यूज मत हो जाना, पहली बात तो ये है। फिर अब हमें यहाँ पे जॉब इवेल्युएशन और जॉब अप्रेजल दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा ऑप्शन में, तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बात ये आती है यहाँ पे। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा मेरिट रेटिंग, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन और परफॉर्मेंस अप्रेजल, और मेरिट रेटिंग को ही कभी कभी हम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन या परफॉर्मेंस अप्रेजल बोल देते हैं। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा मेरिट रेटिंग। अगेन छोड़ेंगे नहीं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। The performance evaluation is the process of evaluating how effectively employees are fulfilling their job responsibilities, कि कितने अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं। टाइम टू टाइम इवेल्युएट किया जाता है, क्योंकि अगर आप इवेल्युएट नहीं करोगे ना तो सामने वाले को पता है इवेल्युएशन तो होना ही नहीं है, कोई नहीं देख रहा मैं अच्छे से काम कर रहा हूँ या नहीं, तो वो जैसे मर्जी काम करेगा, राइट। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय को पता है ना कि नहीं इवेल्युएशन होती रहती है बीच बीच में, तो वो अच्छे से काम करेगा ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखे। fulfilling their job responsibilities and contributing the job accomplishment of the organization goal, के कौन सा एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये इसके कुछ मेथड से, मेथड ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कुछ ट्रेडिशनल मेथड है जो पुराने टाइम में भी इम्प्लीमेंट होते थे, और कुछ मॉडर्न मेथड भी हैं आपके, लाइक रेटिंग स्केल, रेट कर देना एम्प्लॉय को, चेकलिस्ट के किस में क्या क्वालिटी है किस में नहीं है, फिर उसके हिसाब से स्कोर निकालना, ये पढ़ लेना यहाँ पे। और कुछ मॉडर्न मेथड है, सारे पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे मॉडर्न मेथड क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया जाता है एम्प्लॉय के साथ मिलकर कि किस पे काम करना है, फिर देखते हैं वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं। कभी कभी ये भी आता है MBO क्या होता है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना, ठीक है। असेसमेंट सेंटर, ये 360 डिग्री टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से 360 में हर तरफ से एक एम्प्लॉय को, एक यहाँ पे ये एम्प्लॉय है उसको हर तरफ से इवैल्यूएट किया जाता है, उसके फ्रेंड्स जो भी उसके साथ कलीग काम कर रहे हैं, जो उसका सुपीरियर है उससे, फिर उसके नीचे कोई सबॉर्डिनेट है उससे भी पूछा जाएगा, वो खुद भी खुद को इवैल्यूएट करेगा, अपने आप को ऑब्जर्व करेगा कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसलिए इसको बोलते हैं 360 डिग्री टेक्निक, तो ध्यान रखना ये, बाकी पढ़ लेना इसमें क्या लिखा हुआ है। फिर बात हो रही थी मेरिट रेटिंग की, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। ऑल्सो नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसको ये भी बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इसीलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन था। इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय in the terms of job requirements. It utilizes various rating techniques for comparing the individual employee in a work group. कंपेयर करने के लिए बेसिकली यूज़ की जाती है टेक्निक कि आप ये कंपेयर कर सको कौन सा एम्प्लॉय किस रैंक पर आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़ और डेफिशिएंसीज को ये मेज़र करता है, ओके। फिर एक ऑप्शन में था क्या आपका इंडक्शन, एक टर्म थी, ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। देखो इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई न्यू एम्प्लॉई आता है ना, तो उसको बताना कि उसका डेस्क कहाँ पर है, उसकी जॉब क्या है एग्जैक्टली, उसको मिलाना बिजनेस एनवायरनमेंट में, उसको क्या बोलते हैं इंडक्शन। तो गेटिंग न्यू एम्प्लॉय एक्वाइंट विद योर बिजनेस, हेल्पिंग देम टू सेटल इन गिविंग देम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर देम टू बिकम अ वैल्यूएबल टीम मेंबर। तो वही उसको इंट्रोड्यूस कराना ऑर्गेनाइजेशन के साथ इज कॉल्ड इंडक्शन। फिर यहीं पे एक टर्म आती है ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ओरिएंटेशन क्या होता है, जब बहुत सारे आप न्यू एम्प्लॉयज़ को हायर करते हो ना, तो कोई एक पर्टिकुलर डे चूज़ कर लिया जाता है जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन की पूरी डिटेल दी जाती है, स्टाफ से मिलवाया जाता है। जैसे हम कॉलेज में भी जब एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट डे क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ओके। फिर जब पर्सन मिला दिया आपने, फिर धीरे धीरे वो पर्सन काम करने लगता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर, तो वो क्या होगा, लोगों से घुलेगा मिलेगा बातचीत करेगा, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। देखो 3 चीज़ें यहाँ से और क्लियर हो गई हैं आपकी, इंडक्शन, ओरिएंटेशन एंड सोशलाइजेशन, ठीक है। फिर एक टर्म थी यहाँ पे जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसको कंपेयर मत कर लेना जॉब इवैल्यूएशन के साथ, ये अलग होता है। Job analysis is the process of gathering and analyzing information about the content and the human requirement of the job, as well as the context in which job are performed. The process is used to determine the placement of the job. मतलब
जब कोई जॉब क्रिएट होती है तो उस जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करते हैं कि हमें किस टाइप का पर्सन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होगी उस जॉब की, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उस पर्सन के अंदर, जॉब किस टाइप की होगी। तो जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना हम कलेक्ट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं अच्छे से, उसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। ठीक है, फिर इसी के दो पार्ट होते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। बहुत बार पूछ ले जाते हैं, इवन नेट के एग्जाम में ये पूछ ले जाते हैं। तो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो डिफाइन करता है जॉब को कि ये जॉब होगी, पर्टिकुलर क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी जो इस जॉब को करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्या फंक्शंस होंगे उस जॉब से रिलेटेड। फिर एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन, ये तो देखो जॉब के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो जॉब स्पेसिफिकेशन है ना ये पर्सन के बारे में बात करता है, एम्प्लॉय के बारे में बात करता है जो इस जॉब को परफॉर्म करेगा। It is a statement of qualification, personality, traits and skill etc required by an individual to perform the job। एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये जॉब परफॉर्म करने के लिए, ये उससे रिलेटेड होता है। तो आई होप ये दोनों टर्म क्लियर होंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ, आई होप सबने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन के अंदर ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है या किसका टाइप है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का, या फिर शॉर्ट कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन ओके, जीप थोड़ा इधर उधर हो जाती है, इग्नोर। तो बताइए भाई किस कम्युनिकेशन का पार्ट है ग्रेपवाइन। तो आई होप सबको पता होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है या टाइप होता है ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन का मतलब है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है कहीं से भी किधर भी मूव कर रही है, कोई पर्टिकुलर पाथ नहीं है उसका, जिसके पास चली गई वो जहाँ चाहेगा उसको फैला देगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ये होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये हो गया हमारा राइट ऑप्शन। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, टर्म ही क्या है कम्युनिकेशन, तो हमें पता होना चाहिए कम्युनिकेशन क्या होता है। Communication is the process of sending and receiving message through the verbal, non-verbal means including speech, oral communication, writing and graphical representation। Communication क्या होता है, सेंड करना या रिसीव करना किसी मैसेज को, फिर चाहे वो वर्बल मोड में हो, बोलकर हो, या फिर नॉन वर्बल हो, गेस्चर्स के थ्रू हो। ओके, इसके अंदर आपकी स्पीच आ जाएगी, ओरल कम्युनिकेशन, राइटिंग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सारा क्या है कम्युनिकेशन है। द बेसिक पर्पस इज टू सेंड द मैसेज, और जो रिसीव कर रहा है उसको वो समझ में आ जाए। तो इसके टाइप होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, रेफर्स टू द फ्लो ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर डिफाइंड चैनल एंड रूट। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इसमें पता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे फ्लो करेगी। जैसे कि ये एक पाथ बना दी मैंने स्केलर चेन का, अब मुझे पता है कि इन्फॉर्मेशन है पहले इस एम्प्लॉय के पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी या इसके पास जाएगी। ठीक है, ऐसे इस साइड भी यही होगा। ठीक है, अगर इनको आपस में बात करनी है तो ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे तो इसको बोलते हैं गैंग प्लैंग। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का फ्लो क्या है, एक डिसाइडेड पैटर्न है। ठीक है, अगर इसको बात करनी है तो पहले ये इससे बात करेगा। ठीक है, फिर अगर इससे बात करनी है इसको तो पहले इस तक आएगी इन्फॉर्मेशन, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। अगेन इसको बात करनी है अगर यहाँ से तो पहले ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर। तो एक पूरा प्रॉपर फॉर्मल पाथ डिफाइन किया होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट होता है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एज द नेम सजेस्ट, इसका कोई फॉर्मल मोड नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता है, जहां मन करता है वहां मूव कर जाता है ये, नॉट बाउंड बाय प्री डिफाइंड चैनल। ठीक है, और ये बहुत क्विक होता है क्योंकि देखो फैलना ही तो है ना, जिसके भी मुंह जाएगा उतनी बातें फैलती जाएंगी आपकी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द वर्क प्लेस ऑफन कॉल्ड द ग्रेपवाइन, और इसको वर्क प्लेस पर क्या बोला जाता है, ग्रेपवाइन बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज। जो स्केलर प्रिंसिपल होता है ये किस टाइप का होता है या क्या इम्प्लाइज होता है इससे। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको ये पढ़ाया था ना इस तरीके से, इसी को बोलते हैं स्केलर चेन, और स्केलर प्रिंसिपल भी इसी से रिलेटेड होता है। ओके, तो ऑप्शंस आर, अ सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, के एक सबऑर्डिनेट का एक ही सुपीरियर होगा, ये बताता है स्केलर चेन। या फिर लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, ये बताता है। या फिर ऑल अथॉरिटी मस्ट वेस्ट इन ओनली वन सिंगल पर्सन। या फिर मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, के लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को ही करना है। तो
देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है आपको स्केलर चेन से यहाँ से, कि देखो इसका मतलब क्या है, एक प्रॉपर लाइन है, डिफाइन की हुई है, जो अथॉरिटी है ना, लाइन ऑफ अथॉरिटी है वो क्लियरली डिफाइन की हुई है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है ना, ये समझ में आ रहा है कि ये सबसे ऊपर वाला बॉस हो गया, फिर इसका बॉस भी ये हो गया, अगर नीचे कोई है तो इसका बॉस भी ये हो गया। एक लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियरली डिफाइन होती है स्केलर चेन के अंदर। तो जो हमारा बी ऑप्शन है ना, द लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइन, यही बोलता है स्केलर चेन कि जो अथॉरिटी की लाइन है ना वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। द स्केलर चेन प्रिंसिपल मीन्स दैट देयर शुड बी अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ अथॉरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट दिस अथॉरिटी फ्लोज वन लिंक एट द टाइम थ्रू द चेन ऑफ द कमांड। तो जो अभी हमने पढ़ा चेन ऑफ द कमांड, वही कि जो अथॉरिटी है ना वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, यही बोलता है स्केलर प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यूनिटी ऑफ कमांड प्रैक्टिसाइज्ड इन, जो यूनिटी ऑफ कमांड, अब देखो इससे लास्ट वीडियो में भी हमने यूनिटी ऑफ कमांड का एक क्वेश्चन किया था, तो समझ लो ये यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि जो फ्यूल के प्रिंसिपल है ना वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, तो देख लेना, ध्यान से देख लेना उस वीडियो को। यूनिटी ऑफ कमांड बताया था मैंने, आई होप आपको पता होगा, याद होगा, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अगर आपने देखी थी तो। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक सबऑर्डिनेट का एक टाइम पर एक ही सुपीरियर होना चाहिए, इसको इसी से डायरेक्शंस मिलनी चाहिए, है ना, अथॉरिटी इसी से मिलनी चाहिए या ऑर्डर इसी से मिलना चाहिए एक टाइम पे। ये सुपीरियर हो गया और ये सबऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। तो एक टाइम पे एक एम्प्लॉय एक ही सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा, ये यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है। ये नहीं है कि सब उसको ऊपर बॉस बने बैठे हैं और सबको वो रिपोर्ट कर रहा है, नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, स्ट्रेस में आ जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, या फिर लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो देखो जो मैंने यहाँ पे मीनिंग बताया ना वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, और जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट मीनिंग नहीं दिया हुआ था। बट जो यूनिटी ऑफ कमांड होता है ये कहाँ पे प्रैक्टिसाइज होता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि जो अथॉरिटी होती है ना लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्लियरली डिफाइन होती है अथॉरिटी। तो यहाँ पे पता होता है एक टाइम पे कौन किसका सब सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जितने भी है ना सारे ये हमें पता होने चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे नाम से समझ में आ रहा है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसके बेसिस पर डिवाइड हो, फंक्शंस के बेस पर, जो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं ना उनके बेस पर डिवाइड हो, फंक्शनल एरियाज के बेस पर डिवाइड हो, जैसे आईटी का सेक्टर हो गया आपका, फाइनेंस, मार्केटिंग, इनके बेसिस पर हो। तो यहाँ पे देखो समझो फ्लो चार्ट की हेल्प से, सीईओ हो गया ऊपर, फिर इन्होंने डिवाइड कर दिया उसको आईटी डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, या फिर कोई XYZ आपका डिपार्टमेंट हो सकता है। फिर इनके अंदर सब डिपार्टमेंट हो गए, सभी के हो जाएंगे सब डिपार्टमेंट इस तरीके से, फिर इनके अंदर सबके अपने अपने स्टाफ हो जाएंगे, इसको बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट था हमारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो this is the basic framework for the whole organization. It represents a direct vertical relationship through which the authority flows. ये उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को दिखाता है जिससे आपकी जो अथॉरिटी है वो फ्लो करती है, ठीक है। तो जैसे ऊपर प्रेसिडेंट हो गया, फिर उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट हो गया, फिर प्लांट मैनेजर हो गया, अब इसके नीचे फिर आगे आगे बढ़ता जा रहा है ये इस तरीके से, इसके अंडर में 3 आ गए ये यहाँ पे, ठीक है। सबसे ऊपर तो प्रेसिडेंट हो ही गया या CEO हो गया आपका, फिर यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट की बेसिस पे आप कर सकते हो या फोरमैन की बेसिस पे कर सकते हो, फिर इनके नीचे भी वर्कर्स आ गए। तो एक अथॉरिटी देख रहे हो ना, क्लियरली डिफाइंड है अथॉरिटी यहाँ पे आपकी, तो इसको बोलते हैं हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। पता चली गया हमें कि ये इम्प्लाई करता है क्या, वेयर सबऑर्डिनेट रिपोर्ट ओनली रिस्पॉन्सिबल टू अ सिंगल सुपीरियर डायरेक्टली अबव देयर ओन पोजीशन। उससे जो इमीडिएट सुपीरियर होता है उसको वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिपोर्ट करने के लिए, ये बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटी। एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बीच में, उन टीम के बीच में आपस में कोऑर्डिनेट करना, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक था यहाँ पे लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन था ना, तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन और लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्या,
लाइन्स पर्पस इज टू वर्क डायरेक्टली टूवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड वेयर इज स्टाफ एडवाइजेज द असिस्ट। देखो लाइन्स क्या कर रहा है यहाँ पे, अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, एक फ्लो प्रोवाइड करा रहा है आपको, ठीक है। लेकिन जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके उनका काम क्या होता है, या स्टाफ का काम क्या होता है, एडवाइस देना या फिर उनको असिस्ट करना है, ठीक है। तो जो अथॉरिटी होती है वो किसके पास होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है, लाइन स्टाफ के पास होती है, जो लाइन मैनेजर होता है उसके पास होती है। सॉरी, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, और नहीं अच्छा लग रहा तो क्यों नहीं अच्छा लग रहा, फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कराया करो, ताकि नेक्स्ट टाइम में अपने आप को इम्प्रूव करके आपके सामने प्रेजेंट करूँ। ओके, तो बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे भी जो भी वीडियोस आएंगी। तो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।